दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होना है। वोटिंग होनी है और इंडिया गठबंधन और एनडीए ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बीजेपी के नेतृत्व वाले जो एनडीए गठबंधन है, उसने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनको उम्मीदवार बनाया। और अगर हम नंबर गेम की बात करें तो एनडीए आगे दिख रहा है। तो चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को कितने टक्कर दे पाएंगे, ये भी समझना जरूरी है। जीतने के लिए कितने सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल सांसद वोटिंग करते हैं और ऐसे में राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। वर्तमान में अगर संसद के दोनों सदस्यों की जो सांसदों की संख्या है उसके जिक्र करें तो 782 होता है। यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए 392 सांसदों का समर्थन चाहिए, बहुमत चाहिए। 542 लोकसभा में है और राज्यसभा में 240 सांसद हैं। अब इस हिसाब से देखें तो आंकड़े एनडीए के पास 427 सांसदों का समर्थन है, विपक्ष के पास 355 सांसदों का। एनडीए के 293 लोकसभा सांसद और 134 राज्यसभा सांसद, वहीं विपक्ष में 249 लोकसभा और 106 राज्यसभा सांसद। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि विपक्ष के सभी सांसद इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को ही वोट करें और ऐसा भी नहीं है कि एनडीए के सारे सांसद एनडीए को ही वोट करें। कुछ सांसद वोटिंग के दौरान अब्सेंट भी हो सकते हैं और ऐसे में दल जो होगा किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगा और अपने सांसदों को किसी भी उम्मीदवार को वोटिंग के लिए निर्देश दे सकता है। वहीं पर उपराष्ट्रपति के लिए जो 2022 में चुनाव हुआ था, एनडीए ने जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया था, वहीं पर विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को। और इस चुनाव में 725 सांसदों ने वोट डाला, जिसमें 15 वोट अमान्य घोषित हो गए। जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि अल्वा को महज 182 वोट मिले। ऐसे में धनखड़ ने 346 वोटों के अंतर से विपक्षी प्रत्याशी को हराया था। अब बात यह कि बी सुदर्शन कौन है जो विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार। तो बी सुदर्शन का जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के अकुला मायला राम गांव में हुआ था। उन्होंने हैदराबाद में पढ़ाई की और 1971 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। इसके बाद वह 1971 में ही एडवोकेट के तौर पर नॉमिनेट हुए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में रीट और सिविल मामलों में प्रैक्टिस किए। 1988 और 89 के दौरान हाई कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर काम किया। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए कानूनी सलाहकार और अस्थायी वकील के रूप में काम किया और उन्हें 2 मई 1995 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्हें 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 2011 में वो रिटायर हो गए। बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन की अगर बात करें तो बीजेपी ने महाराष्ट्र के अभी जो वर्तमान में राज्यपाल हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया। राधाकृष्णन 19 अगस्त के शाम तक अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं और कर भी दिए। अब राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा में चुने गए। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य 9 सितंबर को अगले उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग करेंगे। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य का हवाला देकर 21 जुलाई 2025 को पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका कार्यकाल 2027 तक का था। अब इस बीच में सवाल ये भी उठाया विपक्ष ने कि आखिर अचानक से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। इसी पर सवाल उठा। हालांकि विपक्ष के सवाल पर सत्ता पक्ष का बस इतना कहना हुआ कि स्वास्थ्य किसी का भी कभी भी खराब हो सकता है और इस वजह से उन्होंने इस पर इस्तीफा दिया। जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने के बाद सामने नहीं आए, मीडिया के सामने नहीं आए, बयान भी नहीं दिया। और इस बीच में जो 2027 में उपराष्ट्रपति का चुनाव होना था, वो चुनाव 2025 में ही हो रहा है, अगस्त में। अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में से जीतता कौन है और कौन कितने पर वोटिंग से आगे पीछे रहता है और हारता है। फिलहाल ये जो संघ बनाम सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस की लड़ाई हो गई है, इसमें से कौन जीतता है ये सबसे अहम होगा। ये पूरी जानकारी थी। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा।